हाय प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं हमने हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र दिया था। आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो रसायन विज्ञान 12th क्लास का है। 12th क्लास रसायन विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर जो है प्रतिदर्शन पत्र पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न पत्र में से आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिल भी सकते हैं, ज्यादातर हेल्प हो सकती है। मुझे तो यही उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं आपको 3 सेट देने वाला हूं। तीनों सेट में से मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तीनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज का जो प्रश्न पत्र है रसायन विज्ञान का 12th क्लास का, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान का यूपी बोर्ड का 2021-22 के लिए जो मॉडल पेपर निकला है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और ध्यान रखना है आपको कि पीडीएफ का पासवर्ड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के बीच में 3 बार बताया जाएगा, 3 स्टेप में। तो 3 चरणों में जो पासवर्ड बताया जाएगा उनको आप डाल देना एक साथ में, तो आपका पीडीएफ पासवर्ड जो है वो खुल जाएगा और पीडीएफ आप फिर आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। पहले क्वेश्चन की बात करें, फलक केंद्रित घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 4 होती है। सभी को पता होगा एफसीसी में कितनी होती है? 4 होती है। आपका इंग्लिश वर्जन पेपर निकाल दिया गया है बोर्ड के द्वारा और मैंने कल उसके लिए वीडियो बना दिया था कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, तो इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। ख पाठ है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? पृष्ठ तनाव जो है इसका गुण नहीं होता है। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक जो है वो आपको बताना है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो होता है वो स्थिरांक मात्रक कौन सा होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? तो एसिटेल्डिहाइड जो है ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है? तो C2H5OH बनता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, आप अपने प्री बोर्ड अर्धवार्षिक और या वार्षिक जो भी पेपर आपके हो रहे हैं उनको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साफ साफ फोटो खींच के या पीडीएफ बना के उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आगे जो यहाँ पर दिया गया सामान्य हिंदी, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूँ मैं। सामान्य हिंदी के साथ में साहित्यिक हिंदी जो है उसको भी सॉल्यूशन करवा चुका हूँ मैं। बायोलॉजी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूँ। केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, इंग्लिश कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूँ। हिस्ट्री कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है। ज्योग्राफी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया गया। तो ये सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। और नीचे आपको बार बार दिखाई दे रहा है कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर देखिए तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। चौथा पार्ट है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए ऐसा करता है। एक नंबर इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है क पार्ट में, एक तत्व ए परमाणु द्रव्यांक जो है उसका द्रव्यमान जो है 100 है, की संरचना BCC तथा एकक कोष्टिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा 100 ग्राम ए में एकक कोष्टिका की संख्या बताइए जब एन ने आपको 6.023 इंटू 10 to the power 23 पर मोल दे रखा हो। तो इसको हम जानते हैं कि पिकोमीटर जो हमारा होता है, पी बराबर क्या होता है? तो ये हमारा होता है Z/M में NA/AQ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P निकालना है, यानी कि आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन जो हम निकाल रहे हैं, यानी कि घनत्व जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको देखिए Z दे रखा है, M दे रखा है, A दे रखा है और A को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको हम सारी वैल्यूज़ को P वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे और इसको फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.188 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो कि 100 ग्राम A परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है? 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो 10 ग्राम A परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बटे में 100 कर देंगे, इंटू में 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.03 इंटू 10 to the power 22। और इस इकाई सेलों की जो संख्या है उसको निकालने के लिए हम इसमें कर देंगे यहाँ पे 10 to the power 23/2 से, तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 to the power 23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख पार्ट है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का व्यंजक आपको निकालना है। पहले मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोलते हैं। विलयन में विलय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहते हैं।
इसे मोल अंश भी कहा जाता है। यहाँ पे राउल्ट के नियम के अनुसार पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन होता है। आपको सभी को पता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा। यहाँ पे ये हमें पूरा का पूरा जो है द्रव्यमान उसका और जो उसके अणुओं की संख्या है उसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, और हमारे पास जो अणु भार का जो रिलेशन आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा अणु भार जो है M1 इक्वल्स टू पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी एस इंटू W1 इंटू M2 अपॉन में W2 हो जाएगा। ग पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मोल जो है H2SO4 विलयन की तुल्यांकित चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर है और एस का परमाणु भार 32 दे रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली देखिए मैंने बताया है आपको कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर चेक करिएगा, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सांद्रता जो है वो है एक H2SO4 की होती है 98 ग्राम पर लीटर, और H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है 49। तो ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर निकालेंगे तो 98/49 कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब तुल्यांकी चालकता लैम्डा को हम निकालेंगे तो K इंटू 1000/C हो जाएगा। सी हमने अभी ग्राम तुल्यांकी निकाल लिया, 2 हो गया। 1000 है ही, के की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि यहाँ पर 26 इंटू 10⁻⁻² है, इसको रखेंगे और यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 पर ओम सेंटीमीटर पर तुल्यांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्कंदन की हार्डी सुलझे का नियम क्या है समझाना है। तो स्कंदन का हार्डी सुलझे नियम जो है उसमें क्या गया है, कहा गया है किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी को हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में विद्युत अपघटय का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेश कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत प्रकृति का होता है, यानी कि जिस पे आपका अपोजिट होगा उसी पे होगा इसका प्रभावी अपघट्य। ठीक है, आपके नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुल क्षमता की गणना आपको करनी है। तो इसमें हमें जो डेरिवेशन है वो करनी पड़ेगी, आपके बुक में दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपको जो सरल घनीय एकक कोष्टिका है उसको बनाना है, और उसके बाद में आप जो है इसके डेरिवेशन को कर देंगे। जब हम दक्षता निकालेंगे इसकी तो यहाँ पर आ जाएगी 52.4%। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने निकाला है, आप देख सकते हैं इसको आराम से शांति से। ठीक है, आराम से देख लेना, समझ लेना। इसका ख पार्ट में है अक्रिय गैसों के जो है 2 विशेषताएं और उपयोग लिखनी है। तो ये जो है यहाँ पर ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसें हैं। इनकी अंतिम कक्षा का विन्यास NH2NP6 होता है, हीलियम को छोड़ करके। इसकी संयोजकता 0 होती है और ये एक परमाणु गैसें हैं जिनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv जो 1.66 होता है। उपयोग जो है हम बता सकते हैं, ये गुब्बारों और वायु पोतों में भरने के काम में आती है। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले सांस लेने के लिए वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण काम में लेते हैं। नियॉन जो है इसका बहुत कम दाब पर नियॉन से भरी ट्यूबों में से विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक पैदा होती है जिसका विद्युत संकेतों में उपयोग किया जाता है। तो कहीं से दूर से संकेत देना है तो इसका उपयोग किया जाता है। ग पार्ट में आ चुका है IUPAC, आयुपैक नाम लिखना है आपको, PT का और K3 का। तो इसका जो पहला है इसका हो जाएगा आपका डायमा इनोक्लोरीडिनोट्रिट। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नाम है इसलिए थोड़ा सा आपको संभल के लिखना पड़ेगा, एन पेंटिनम सेकेंड। ठीक है, ये इसका होता है। यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटोक्रोमेट जो है थर्ड होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आपके और दोनों के नाम थोड़े से बड़े हैं, इनको आपको ऐसी तरह से याद करना पड़ेगा। यहाँ पे डाइमा इन क्लोरिडो निट्रो निट्रिटो एन प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, इस तरह से इसका नाम थोड़ा लंबा है तो इसको बोलने में भी परेशानी होती है, बाकी बच्चे अपनी तरफ से याद कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर आपके सामने है। DNA और RNA के संरचना और क्रियात्मक में अंतर बताना है। तो यहाँ पे DNA और RNA का संरचनात्मक अंतर जो है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा क्रियात्मक अंतर हम बताएंगे तो ये रहा DNA और RNA का क्रियात्मक अंतर। आपके ये सारे सोल्यूशंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में 0.05 मोल पर लीटर NOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध जो है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता का परिकलन करना है। यहाँ पे
आर जो हम व्यास दे रखा है हमें, तो आर निकाल लेंगे। आर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ए आर, ए पाई आर स्क्वायर होता है। ए आपके पास है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास में फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.785 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध हमें जो आर इक्वल्स टू होता है वो आपके पास में रॉ एल अपॉन ए होता है। यहाँ पे रॉ ए अपॉन एल में वैल्यूज़ रखेंगे सभी की। हमारे पास रॉ की वैल्यू आ जाएगी 87.135 ओम सेंटीमीटर। इसके बाद में चालकता ज्ञात करनी है, तो के 1 अपॉन में रॉ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास क्लियरली जो इतना आएगा, ये रो की वैल्यू हमने निकाली थी, तो इस रो की वैल्यू को यहाँ नीचे रख दिया इसके 1 अपॉन में। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको देख लेना, इसको नीचे कर देना इसके, ठीक है। तो हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.01148 एस सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। पहला पासवर्ड नोट करें, 54 है आपका, तो ये पहला पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा ना हो कि आपसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पासवर्ड जो है आपका 54 है, उसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट जो है मोलर चालकता, लैम्डा एम निकालना है, के इंटू 1000 अपॉन सी होता है। सभी की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 229.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल आ जाएगा। इसके बाद ख पार्ट में पेप्टिकरण और अपोहन पे टिप्पणी लिखनी है, तो पेप्टिकरण पे यहाँ पे टिप्पणी लिख दी गई है, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही शानदार लैंग्वेज में और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो है बताया गया है। सिंपली क्या होता है इसमें कि जब आपका विद्युत अपघटय विलयन, जिसे पुनः कोलाइडी अवस्था में विलयन प्राप्त होता है, उसी को पेप्टिकरण कहते हैं। पेप्टिकरण क्या होता है कि कोलाइडी किसी ठोस सी मात्रा मिलाकर उसे कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, वही पेप्टिकरण होता है। इसकी समीकरण जो है हम देना चाहें तो उदाहरण के स्वरूप इस तरह से दे सकते हैं। अपोहन जो है इसकी क्रिया हमें बतानी है, अपोहन क्या होता है, तो अपोहन को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा अपोहन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपोहन का ये पूरा का पूरा है आपके सामने पेज पे, चाहे तो कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीनों की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखनी है आपको। तो यहाँ पर पहले हम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो है ये प्राथमिक अमीनों की अभिक्रिया है, और इसका जो है हम यहाँ पे अभिक्रिया दे देंगे इस तरह से। इसके बाद में इसका सेकंड जो पार्ट आ जाएगा द्वितीयक अमीन, यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख लेना, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, और द्वितीयक अमीन में आपको ये वाला लिखना है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। और तृतीयक अमीन की बात करें तो यहाँ पर तृतीयक अमीन में आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया तीनों अमीन। यहाँ पे ग्लूकोज का संरचना सूत्र और इससे ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखना है। सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना बताई है हमने, और फिर आपको सैरिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, तो ग्लूकोज लेंगे, उसका ऑक्सीकरण कराएंगे, हमारे को ग्लूकोसैरिक अम्ल मिल जाएगा। इसी तरह ग्लूकोज लेंगे और फिर से हम इसका N2OH के साथ में अभिक्रिया कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो हमारे पास जो है ऑक्सिक की जगह हमारे पास जो सैरिक की जगह हमारे पास दूसरा जो ऑक्सिम था, ये ऑक्सिम निकल जाएगा। तो ये ऑक्सिम का फॉर्मूला है और ये सैरिक का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों ही आपको चीज़ें मिल गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पाँचवें क्वेश्चन पे। यहाँ पे कोई पदार्थ एक्स है, उसके 4 ग्राम में 100 ग्राम का विलयन मिला कर विलायक में डालने पर एस का क्वथनांक जो है 0.6 बढ़ जाता है। एस के हिमांक की कमी, एक्स के सापेक्ष जो है वाष्प दाब की कमी, और 300 के पर आपको घोल विलयन का परासरण दाब और एक्स अणु का द्रव्यमान जो है अणुभार निकालना है। जहां पर आपको के बी की वैल्यू इतनी दे रखी है, आणविक द्रव्यमान 150, और विलयन का घनत्व है जो 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस दे रखी है, इसके हिसाब से करना है। और इसका ख पार्ट पूछा गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखना है, और सन्निहित पदों को समझाना है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण जो है हम इस तरह से निकालते हैं। ए जो है उत्पाद बनाता है, अभिक्रिया का वेग जो है dA/dt, ये प्रोपोर्शनल होता है के कांस्टेंट के साथ में ए लगा देते हैं। इसके बाद में हम इसका कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर के एक स्थिरांक होगा जो कि हम वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, इसको के डी टी के सापेक्ष कर लेंगे कंप्लीट, और यहाँ पे समाकलन जब कर देंगे तो यहाँ पे सी जो है एक समाकलन स्थिरांक जो हमारा होता है, मैथमेटिक्स हमने पढ़ रखी है उसके अनुसार ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बना दिए गए हैं। यहाँ पर टी बराबर 0 होगी, क्योंकि अभिक्रिया की जो सांद्रता है ए नोट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम निकालेंगे, तो इस तरह से ये लंबी समीकरण है, लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी के इक्वल्स टू 2.3
303 अपॉन टी log 10 ए अपॉन ए नोट अपॉन ए, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी log 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो दोनों समीकरण सेम है, चाहे तो आप इसको यूज़ करें चाहे तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है। इसका अर्ध आयु काल जैसे डिपेंड नहीं करता, तो सबसे पहले अर्ध आयु काल के बारे में बताएंगे, ताकि हमें याद रहे, कभी क्वेश्चन में पूछ ले अर्ध आयु काल क्या होती है तो उसके बारे में हमें समझाना होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। फिर ए उत्पाद बनाता ही है आपको, हमें अभी अभी हमने के की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इसमें अर्धायु काल की परिभाषा से टी हाफ पर हमारा ए हाफ हो जाएगा, ए नोट हाफ, और के की जगह पे हम टी हाफ लिख देंगे, और इस तरह से ये अपन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू के हिसाब से के की वैल्यू निकालेंगे तो के हाफ हमारे पास 0.693 अपॉन के आ जाएगा। तो यही है, यहाँ पर जब ये आ जाता है तो यहाँ पे अभिक्रिया का अर्धायु काल स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दर स्थिरांक पर निर्भर करता है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यही चीज़ हमें बतानी थी, तो इस समीकरण के अनुसार हम बता सकते हैं। क पाठ है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाना है। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व वो तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष या परमाणु अवस्था में या आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। तो ये संक्रमण तत्वों की हम डेफिनेशन बता सकते हैं। इसके बाद में हमें रंगीन आयन बनाते हैं ये, और अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, इसके बारे में बताना है। क्योंकि यहाँ पर जो है इसके डी n-1 इंटू डी उपकोष जो आंशिक रूप से भरे रहते हैं, इनमें उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली रिक्त डी ऑर्बिटलों में चले जाते हैं और डी संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफ़ेद ना होकर के रंगीन हो जाता है, इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिक जो है रंगीन आयन होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कॉपर प्लस Cu प्लस और Cu2 प्लस का जो है उदाहरण दे सकते हैं, जो कि ये आपका Cu प्लस जो है यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल जो है आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से हम बता सकते हैं, ये रंगीन हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये आपका Cu प्लस जो है यहाँ पर देखेंगे तो नीला रंगीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा भी समझा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसमें पार्ट पूछा गया है, संक्रमण तत्वों का अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं जो, तो इसमें संक्रमण तत्व जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, इससे अंतरकाशी स्थान कहते हैं। अंतरकाशी स्थान में छोटे आकार के परमाणु जैसे HbCN आदि से समा जाने से यौगिक जो है बनते हैं, उन्हें अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। तो इस तरह से क्यों हम बनते हैं, तो हम जो है इस दोनों के जब ये दोनों नज़दीक आते हैं तो इनके बीच में जो है ब्लैंक स्पेस रह जाता है, इसी वजह से, ठीक है। इसके बाद में लीगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से को कैसे प्रभावित करते हैं। तो लीगेंड की 2 डेफिनेशन है, दोनों में से जो आपको सही लगती है वो याद कर लें। और छोटे आकार के लीगेंड जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आयन के अधिक पास आ जाते हैं, जिससे धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन जो है लीगेंड के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ाने से क्रिस्टल के क्षेत्र विपाट ऊर्जा के मान में जो है बढ़ोतरी हो जाती है या मान बढ़ जाता है। इस तरह से ये आप ये वाला जो है आप अष्टफलक ये क्रिस्टल क्षेत्र डी कक्षों का विपाटन दिखा सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें जो भी है धातु कक्षक डी का है, यहाँ से आपका जाता है और यहाँ पर ये डायग्राम आपको बनाना होता है। इसके 3 निम्नलिखित कारण हैं जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे तीनों कारण यहाँ पे समझा दिया गया, जिसकी वजह से ये आपका विपाटन करते हैं। तो यहाँ पर जो है A B C तीनों को कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाना है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है, सल्फर एक ठोस, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। अथवा में हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का जो है नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। इसके प्रमुख गुण और उपयोग भी बताने हैं। हेबर विधि के बारे में आपको जब समझाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है 1:3 अनुपात में मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है, और साथ में इतनी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अगला जो पासवर्ड है उसको नोट करें, 678 है नेक्स्ट पासवर्ड, उसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है ये आपका पूरा का पूरा ये इसके बारे में समझाना पड़ेगा। ये ऊष्माक्षेपीय उत्कीर्ण में नहीं है, अभिक्रिया होती है और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है। इस तरह से पूरा चीज़ समझा देंगे, और इसके बाद में इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे आप, जो भी हेबर प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है। तो ये आप लैब वाला जो डायग्राम है इसको बनाएंगे। इसके बाद में आपका जो है विधि जो है उसको हम समझा देंगे। विधि का ये रहा छोटा सा विधि है, इसको हम समझा देंगे इस तरह से। इसके रासायनिक गुण जो है हमें बताने थे, तो रासायनिक गुणों में
हम ये सारी चीज़ों को समझा देंगे। यहाँ पे रासायनिक गुण जो है क्षारीय गुण होता है और धातु ऑक्साइडों का अपचयन का गुण होता है इनमें, ठीक है। ये दो हम चीज़ें आसानी से समझा सकते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो दो उपयोग में हो सकता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रतिशत प्रशीतक के रूप में, क्योंकि इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है 327 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि बहुत उच्च होती है, ठीक है। तो ये इसका उपयोग हो गया। इसके ख पार्ट में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। रायमंड टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद करोगे ही। इसके अथवा में जो है 5 चीज़ें दे रखी है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाए और एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 पर और डाई एथिल ईथर को हाइड्रो और आयोडाइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाएं और फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएं जल अवखंडन करके। तो क्या मिलेगा? तो पहला जो है आपका जिंक से इसको करना है, तो हमें ये बेंजीन देगा। पहली अभिक्रिया इस तरह से लिख देंगे। दूसरी अभिक्रिया C2H5OH को H2SO4 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको करते हैं तो डाई इथाइल ईथर बनता है, जिसका इक्वेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। अगला जो थर्ड है, हमारे को HI से जो है क्रिया करानी पड़ेगी। एक ठंडा HI और एक गर्म, दो अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। थर्ड वाले में जो आपका पूछा गया है डाई इथाइल ईथर को हाइड्रो आयोडाइड अम्ल के साथ, तो हाइड्रो आयोडाइड अम्ल HI होता है आपका। एक बार ठंडे से करवाएंगे हम और एक बार गर्म करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम ठंडा HI से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास में एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड दोनों चीज़ बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अभिकरण दे रखा है समीकरण। और यहाँ पे गर्म HI से अभिक्रियाएं कराते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा पास में 2 एथिल आयोडाइड बनेंगे। एथिल आयोडाइड ही बनेंगे, अल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है। साथ में H2O बन जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये चीज़ है। चौथे में आपको जो है बेंजीन का आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी हाँ, ब्रोमीन जल मिलाया जाता है फिनॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, फिनॉल है आपका, और यहाँ पे ब्रोमीन और जल के साथ में करते हैं तो इसको ब्रोमीन 3 जगह पे फंसता है। और यहाँ पर जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 2 पर ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पे फिर 4 पे आ रहा है और फिर 6 पे आता है। इसका आ जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो है उत्पाद के रूप में हमें मिलेगा इसके साथ में। पांचवा जो इसमें पार्ट पूछा गया है, तो हमारे पास HCHO, यानी कि क्या पूछा है इसमें देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं H2O और H+ आयन में से लेकर के, तो हमारे को अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल देता है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सातवां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें एरियल हैलाइड अभिक्रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, अथवा में निम्नलिखित को समझाना है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो और पैरा निर्देशक है। क्यों? और एल्डिहाइड जो है ध्रुवीय होते हैं, फिर भी जल से अभिसरणीय हैं। ये दोनों ही रीज़न बताने हैं। तो सबसे पहला रीज़न हमने बताया है, जो एरोमेटिक होता है आपका यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी, तो इस अभिक्रियाओं में क्लोरीन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं, क्योंकि क्लोरीन परमाणुओं में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी होती है, जिससे ये ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं और ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि के कारण प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो या पैरा स्थितियों में आकर जुड़ते हैं। इसके बारे में आपको हिस्ट्री नहीं लिखनी है, केवल समझाना है। ये डायग्राम आपको बता देना है, जैसे कि ये Cl है आपका, यहाँ पर आएगा तो ऑर्थो पैरा ग्रुप के साथ में ये 3 बार में चेंजेस होता है, तो यहाँ पे इसके प्लस रहते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ये वापस से आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यही चीज़ हमारी, उदाहरण के लिए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो हमारे पास में इस तरह का समीकरण बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि आपका एक बार NO2 यहाँ पर और एक बार NO2 यहाँ पर जुड़ता है। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसमें, एल्किल हैलाइडों का ध्रुवीय पोलर होते हैं, यानी कि ध्रुवीय होते हैं या पोलर होते हैं, अतः इनके अणु द्विध्रुवीय आकर्षण द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं और H2O के अणु परस्पर हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। चूंकि जल तथा एल्कील हैलाइड में नए आबंध जो है बलपूर्व से उपस्थित बलों से दुर्बल होते हैं, अतः एल्कील हैलाइड जल में अमिश्रणीय यानी इमिसिबल होते हैं। यही चीज़ हमें बतानी है। अगला जो ख पार्ट है इसमें पूछा गया, प्रोपेन से प्रोपेनॉन और फिनॉल से बेंजोइक अम्ल और
एसीटोफिनोन से बेंजोफिनोन जो है आपको बताना है कि ये सरल रासायनिक परीक्षण के द्वारा कैसे पहचाने जाएंगे। ठीक है, यौगिकों को विभेद कैसे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अथवा में है निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर समीकरण बताया इसी तरह से हम इनके समीकरण लिख देंगे, लेकिन हम बताएंगे कि इन दोनों में विभेद कैसे करें। तो प्रोपेन और प्रोपेनॉन में तो सबसे पहले देखिए प्रोपनेल जो है ये होता है प्रोपनेल का सूत्र। इसको आयोडीन और NaOH के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तो कोई भी उत्पाद नहीं बनाएगा ये। और इसी का जो साथ में दे रखा है प्रोपेनोन, इसी को आयोडीन के साथ में NaOH के साथ में क्रिया कराएंगे तो आयोडोफॉर्म मिलेगा, और आयोडोफॉर्म का जो है कलर पीला हो जाएगा। तो हम ये विभेद कर सकते हैं कि कौन प्रोपेनोन है और कौन प्रोपेनेन है, नेल है। ठीक है, अगर कोई पीला अपक्षेप बनता है और उसके साथ आयोडोफॉर्म बनता है तो वो प्रोपेनोन होगा, अगर नहीं कुछ बनता है तो वो प्रोपेनेल हो जाएगा। जबकि हम दोनों की समीकरण सेम ही रख रहे हैं, दोनों की क्रिया सेम चीज़ों से करा रहे हैं, सेम अभिकर्मक से करा रहे हैं। इसके दूसरे पार्ट में जो है हमको फिनॉल को FeCl3 से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन फिनॉल यानी बैंगनी रंग का हमें प्राप्त होगा। अगर हम इसका विभेद करेंगे कि भैया फिनॉल कौन सा है और बेंजोइक अम्ल कौन सा है, तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला जो है ये होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COH जुड़ा होता है। FeCl दोनों को FeCl से ही करा रहे हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी चीज़ क्या बनेगी। और यहाँ पे जब ये बैंगनी रंग का आयरन फिनॉल बनेगा और यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप के साथ में फेरिक बेंजोएट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सफ़ेद वाला जो निकलेगा ये वाला हमारा क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। अगर वो बैंगनी बनता है तो फिनॉल हो जाएगा। यही हमें बताना है कि हम कैसे तुलना कर पाएंगे। और थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया है एसीटोफिनॉन में हम जो है उसी को आयोडीन और NaOH को फिर से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म पीला प्राप्त होगा, यानी कि वो एसीटोफिनॉन है। और जो दूसरा वाला बेंजोफिनॉन है इसके साथ अगर आयोडीन और NaOH की क्रिया कराते हैं तो कोई भी अभिक्रिया प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो बेंजोफिनॉन है। तो इस तरह से हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पीला अवक्षेप मिलेगा तो एसीटोफिनॉन है, और कोई